नमो नमः भवतां सर्वेषां। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अपने घर पर कुशल मंगल रहें। हमने एक शिक्षा ग्रहण की थी, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। अर्थात जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही सभी विद्या, धन और धर्म भी पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर, और जितना भी सीख सकें उतना सीखने का प्रयास करते रहो। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और कहानी पाठ्यक्रम में हम जो है पढ़ा रहे हैं, स्टोरी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो स्टोरी चैप्टर में हमारा आज जो है 4th चैप्टर है, समदिया। समदिया का अर्थ क्या है, समदिया क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को समदिया बोलते हैं। संवाद का अभिप्राय क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने हृदय की बात किसी दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, तो क्या काम कर रहा है, समदिया का काम कर रहा है। समदिया का महत्वपूर्ण योगदान था जब किसी समय पत्राचार नहीं था, डाक विभाग नहीं होते थे, तो उस समय लोग जो है सूचनाएं समदियों के माध्यम से अपने संबंधियों के यहाँ पहुंचाते थे। तो यही एक पत्राचार का नियम था कि कोई व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए समदिया को बुलाता था, किसी एक व्यक्ति विशेष को जो समदिया नाम से प्रसिद्ध होता था, उस व्यक्ति को अपनी मन की बात रखता था और उसको जहां संवाद पहुंचाना होता था, समदिया वहां जाकर वो बात वैसे की वैसे उसी लय और ताल में वो बात वहां पर रख देता था। तो समदिया क्या होता है वो पाठ में भी आएगा, समदिया का काम क्या होता है। वैसे हमें केवल इतना समझना था प्रारंभ में कि समदिया शब्द का क्या अभिप्राय है। संवाद देने वाला है, संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को समदिया बोलते हैं। समदिया जो लेख है, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ, हम ये देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ है बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना। बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। उन्होंने 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी, यानी राजशाही विरोधी जो आंदोलन था उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका रही, यानी लगातार निरंतर भूमिका उनकी रही, यानी उसमें भी शामिल रहे। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के, अर्थात व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, इस प्रकार की राजनीति की विचारधारा के समर्थक रहे हैं। 1953 यानी 1953 में वे साहित्य सृजन के, यानी साहित्य की रचना के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध अनेक साहित्यिक विधाओं में, यानी साहित्यिक रचनाओं में लेखन का काम उन्होंने किया है। अनेक प्रकार के साहित्य से, हिंदी साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं उनमें लेखन का उन्होंने काम किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक का अर्थ जिस हिंदी के आंचल में ही जिन्होंने प्रवेश किया हो, यानी कहने का मतलब यानी मुख्य रूप से वो कथाकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को, अर्थात ग्रामीण अंचल को कह सकते हैं, या गरीब का जो तबका रहा है उस क्षेत्र के अंचल का विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। आंचलिक शब्दावली, जो लौकिक से, जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, जो जैसा बोलते हैं वैसे ही शब्दावली का प्रयोग जो है, और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन, यानी ग्रामीण जीवन और वातावरण का चित्रण किया कि किस प्रकार का कैसा वातावरण होता है।
अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण, मानवीय संवेदना अर्थात मनुष्यों के सुख दुख समझना, उनके दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, मानवीय संवेदनाएं होती हैं। तो वे अभावग्रस्त जनता की, जिन लोगों के पास आधुनिक संसाधन नहीं थे, ज्यादा पैसा नहीं था, जिनके पास हर तरह से गरीबी की व्यवस्था थी, हर तरह से के कमियां थी, तो ऐसी अभावग्रस्त जनता की बेबसी यानी मजबूरी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। अर्थात उनके साहित्य को हम पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे जो जनता, गरीब जनता है, उसका जो दुख है और उसकी जो मजबूरी है, जैसे उन्होंने स्वयं भोगा हो। इस प्रकार उन्होंने जो है चित्रण किया है। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर यानी पीड़ित मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। अर्थात जो मनुष्य पीड़ित है, अर्थात गरीबी से पीड़ित है, त्रस्त है, ऐसे व्यक्ति के भीतर जो है अपने जीवन की अवस्था को बदल देने की अकूत गहरी ताकत, गाढ़ी ताकत जो है इनके साहित्य में छिपी हुई है। अर्थात वो व्यक्ति भी अपने जीवन को बदल लेता है जब फणीश्वर नाथ रेणु जी का साहित्य पढ़ता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब तक हम ध्यान दे लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ। कब हुआ है? सन 1921 में यानी 1921 में हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन में कब भाग लिया? भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा गया था, भारत छोड़ने के लिए उनको बोला गया था, सन 1942 में था। नेपाल का राणा साहिब विरोध, जो विरोधी आंदोलन था, उसमें भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। और 1953 में साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए, यानी साहित्यिक रचनाओं के क्षेत्र में आए, तो उन्होंने आने के बाद कहानी, उपन्यास, निबंध आदि जो है अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाएं की। रेणु जी आंचलिक कथाकार का अभिप्राय ये है कि ग्रामीण आंचल यानी स्वाभाविक जो कलाकार होते हैं, जो कथाकार होते हैं, जो अपनी कहानियां परिवेश के आधार पर लिखते हैं, वो आंचलिक कथाकार होते हैं। तो उन्होंने उसी को अपना आधार बनाया और अनेक मुहावरों का सहारा लेते हुए, आंचलिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने सामान्य जीवन और उसका वातावरण को बिल्कुल वैसे के वैसे चित्रित किया जैसा होता है। मानवीय संवेदना के कारण वे जो गरीब जनता है, अभावग्रस्त जनता है, उनकी मजबूरी और पीड़ा को ऐसा लगता है जैसे उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो जैसे स्वयं भोगा हो। तो यदि आज का व्यक्ति भी किसी न किसी द्विधा से या परिस्थितियों से पीड़ित है, तो वो भी यदि फणीश्वर नाथ रेणु जी का साहित्य पढ़ता है तो वो भी अपने जीवन की दशा को बदल लेता है। कि इस प्रकार के अकूत ताकत, गहरी ताकत जो है उसके साहित्य में छिपी हुई है। ये था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ, और उन्होंने किस किस सन में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, किस विचारधारा के समर्थक रहे हैं, कब साहित्य सर्जन के क्षेत्र में आए और उनका साहित्य कैसा है। तो ये साहित्यिक विशेषताएं जो है इसके अंतर्गत आ गई। बात करें उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है, उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर, मैला आंचल और परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं, प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं उस समय के। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान दी। प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हिंदी के लिए साहित्यकार रहे हैं और उन रचनाओं को पहचान दी और भंगिमा प्रदान की, यानी विशेष प्रभाव दिया। इनकी कला सजग आंखें, यानी हमेशा होशियार रहने वाली आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ यानी सत्य की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मैला आंचल, परती परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को जन्म दिया, यानी बिल्कुल अलग कहानी की परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर, यानी आज के मॉडर्न जो फैशन है उससे बिल्कुल अलग ग्रामीण समाज
रेणु की कलम से इतना रससिक्त यानी रस से युक्त, रस से भरा, प्राणवान यानी जिसमें नया जीवन डाल दिया गया हो और नया आयाम जो है वो ग्रहण कर सका, कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा महिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से यानी ग्रामीण आंचल के जो शब्द हैं उनके प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की यानी सामान्य ग्रामीण लोगों के जीवन के हृदयस्पर्शी स्थलों की पहचान हुई है। तो उनकी भाषा अत्यंत संवेदनशील है, यानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है, संप्रेषणीय है, यानी एक दूसरे के पास भेजने योग्य उनकी भाषा है, अर्थात ग्रहणीय और भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा यानी हृदय को स्पर्श कर जाए ऐसा दुख और भावनाओं के द्वंद्व को, यानी भावनाओं के मन के अंदर जो झगड़ा चलता है भावनाओं के अंदर, उस द्वंद्व की पहचान जो है उभारने में लेखक की भाषा अंतर मन को छू लेती है, यानी अंतर मन के हृदय तक को स्पर्श कर लेती है। ऐसी भाषा प्रयोग जो उन्होंने अपने लेखों में की है। तो ये था फणेश्वर नाथ रेणु जी का लेखक परिचय, जो आपको ध्यान रखना है कि उनका जन्म और अलग रखना है, आपको उनकी रचनाएं, उनके कार्य, व्यवसाय या जहाँ भी उन्होंने भाग लिया जिस जिस क्षेत्र में, उनका साहित्यिक परिचय कैसा, उनकी भाषा कैसी है, तो भाषा अलग रखनी है। भाषा संवेदनशील है, संप्रेषणीय है, भाव प्रधान है। तो ये भाषा जो है संवेदनशील का अर्थ हम समझते हैं कि दूसरे के दुख को समझने वाली है। संप्रेषणीय है, ऐसी भाषा जो हम जो आदान प्रदान कर सके, सुव्यवस्थित भाषा है, भेजने योग्य है एक दूसरे के, और भाव उसमें प्रधान, भावनाओं की प्रधानता। तो ये भाषा के बारे में था। तो भाषा की जो है अलग से आपको मुख्य संकेत बनाकर लिखना है। तो ये था। अब हम आते हैं संवदिया कहानी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, संवदिया क्या होता है, संवाद पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। कहानी में क्या है, मानवीय संवेदना यानी मनुष्य की जो दुख या सुख की जो गहन विलक्षण जो पहचान, अनोखी पहचान है, वो इस कहानी में प्रस्तुत की गई। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, यानी एक मजबूर और दुख को, कड़े से कड़े दुख को जो सहन कर रही है, उस नारी के मन के कोमल तंतु की, यानी कोमल भाग की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जी जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा, यानी आत्मा को छू जाने वाली ऐसी रचना के द्वारा ही संभव है। हरगोविंद समदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर, इसमें जो संवाद लिए गए हैं, एक तो हरगोविंद समदिया है, समदिये का नाम है हरगोविंद, तो वो है, और एक बेसहारा, दुखी, विपन्न का अर्थ होता है। तो दुखी और बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्र लिए गए हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। तो पाठकों के सम्मुख जो है सबसे पहले जो उपस्थित होते हैं, रेणु जी ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बड़ी बहुरिया की जो दुख है और उसके भीतर जो हाहाकार मचा हुआ है, संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है, यानी अपनी तरफ से उस चरित्र को पूरा उबारने का प्रयास किया। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है, यानी जिस प्रकार पहाड़ी झरना लगातार जो है पानी जिससे चलता रहता है, झरता रहता है, वैसे ही संवदिया कहानी भी एक के बाद एक लगातार गतिमान है, चलती रहती है। तो कहानी की विशेषता बताई गई है कि उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है, अर्थात झंकार पैदा करने लगता है। अर्थात हृदय स्पर्शी कहानी है, जो मन को जो है बिल्कुल झकझोर देती है। ऐसी कहानी है कि किस प्रकार एक असहाय, बेसहारा और औरत अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और उसके साथ किस किस प्रकार जो है समाज के द्वारा जो पीड़ा है वो पहुंचाई गई। तो इस कहानी के मर्म को जो है इस प्रकार फणेश्वर नाथ रेणु जी ने पाठकों तक पहुंचाया है। कहानी में आते हैं। कहानी क्या है? संवदिया।
हरगोविंद को अचरज हुआ, यानी सबसे पहले संवदिया अरगोबिन नाम का संवदिया है। और जिस समय फणीश्वर नाथ रेणु ने जिस समय की कहानी लिखी है, उस समय ये नहीं था कि संवदिये की कोई आवश्यकता थी लोगों को, क्योंकि उस समय पत्राचार आरंभ हो चुका था। संवदिया का जो दायित्व है लगभग न के बराबर था। ज्यादातर संवदिये का कोई भी लोग जो उपयोग नहीं कर रहे थे। तो हरगोबिंद को बहुत दिनों के बाद आज अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए प्रश्न रखा गया कि क्या आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा, यानी संवदिया के द्वारा या संवदिया के जरिए, मार्फत उर्दू का शब्द है, के जरिए, संवदिया के जरिए संवाद आज कौन भेजेगा, क्यों भेजेगा? क्योंकि आज तो डाकघर है, डाकघर के चिट्ठी पत्री के द्वारा जो है संवाद भेजा जा सकता है। तो फिर आज संवदिया की आवश्यकता क्या है? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई, यानी उसको क्यों बुलाया गया? यहाँ हरगोबिंद के द्वारा ये अचरज की बात क्यों कही गई है? क्योंकि बड़ी बहुरिया ने किसी के माध्यम से संवदिया को अपने घर बुलाया और उसी पर संवदिया जो है, हरगोबिंद संवदिया विचार व्यक्त कर रहा है कि आज संवदिया की आवश्यकता किसको पड़ी और क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि आज तो जगह जगह डाकघर खुल गए हैं। हरगोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर, दहेली ड्योढ़ी का अर्थ होता है जो टूटी हुई थी, पार कर अंदर गया। सदा की बातें उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगाया। अर्थात पहले जब वो संवाद ले जाता था तो यहाँ पर सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगाना। क्या अभिप्राय है कि घर में वातावरण खुशी का है या दुख का है, किस प्रकार का वातावरण है? तो संवदिया की एक विशेषता होती थी कि घर के बाहर से ही उसको पता लग जाता था कि संवाद कैसा ले जाना है। यदि खुशी का ले जाना है तो वो खुश होता था कि क्योंकि ऐसे में उसकी देखभाल और सेवा पानी जो है ज्यादा होती थी जब भी वो संवाद लेके जाता था। तो इस प्रकार अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना, अर्थात कोई अंदर से आवाज या किसी प्रकार का शब्द गुमसुम था, तो इसलिए उसने अंदाजा लगाया। ऐसा गुप्त समाचार जो किसी को पता न लगे। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, प्रेवा पंछी तक न जाने। यहाँ प्रेवा कबूतर आदि जो पंछी होते थे संवाद ले जाने वाले, उनके उनके लिए प्रेवा शब्द जो है प्रयोग किया गया है। पांव लागी बड़ी बहुरिया, यानी गांव में जैसे पांव लगना या चरण छूना, उसके लिए पांव लागी बोला जाता है। तो बड़ी बहुरिया को उसने पांव लागी बोला। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? क्यों अचरज हुआ संवदिया को? क्योंकि आजकल जमाने में, इस जमाने में सभी गांवों में डाकघर खुल गए हैं और आज संवदिया के माध्यम से संवाद कोई क्यों भेजेगा? तो इसलिए हरगोबिंद संवदिया को अचरज हुआ। इसके बाद हरगोबिंद ने हवेली की दहेली पार करके क्या अंदाजा लगाया? उसने अंदाजा लगाया कि आज निश्चित रूप से कोई गुप्त समाचार ले जाना है जिसकी खबर चांद सूरज को भी नहीं पड़ती या परेवा पंछी को यानी कबूतर आदि जैसे पंछी तक को भी ना पड़े, ऐसी खबर ले जानी है। तो उसने वातावरण को सुनकर अंदाजा लगाया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी, जो एक छोटा सा पीढ़ा होता है वो देते बैठने के लिए, और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र ही बड़ी हवेली है। नाम मात्र का अर्थ अर्थात बड़ी हवेली का नाम ही अब बड़ी हवेली है। कहने के नाम से या बड़ी हवेली में ऐसा कुछ नहीं है जो उसको बड़ी हवेली कहा जाए। बड़े मकान को जो पुरानी जो हवेलियां होती थी उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। हवेली के बारे में बताया गया है कि पहले क्या रहता था, बहुत सारे नौकर नौकरानियां थी और लोग मजदूरी के रूप में वहां पर भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ में, सूपा का अर्थ होता है छाछ, जिसमें गेहूं आदि अनाज को साफ करते हैं, उस अनाज को, उसमें अनाज लेके फटक रही थी। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी, अर्थात इन हाथों में
सिर पे मेहंदी लगी रहती थी। जिन हाथों से आज बड़ी बहुरिया अनाज फटक रही है छाछ में लेकर, पहले उन हाथों में केवल मेहंदी लगी रहती थी, अर्थात कोई बड़ी बहुरिया को कोई काम में हाथ तक नहीं लगाने देता था। और नाइन परिवार, गांव के नाइन परिवार ही यानी नाइन जो नाई परिवार की जो महिलाएं हैं, वही सारा काम जो है घर का हवेली का काम करती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली, अर्थात हरगोविंद ये सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया के वो दिन थे, जो अच्छे दिन थे, वो अब कहाँ चले गए। तो उसने लंबी सांस लेने का अर्थ दुख भरी सांस ली उसने। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया, अर्थात बड़े, वैसे बहुरिया अर्थ से हम समझ लेते हैं, जो ग्रामीण आंचल का शब्द है जो प्रयोग किया जाता है, पुत्र वधु को बहुरिया बोला जाता है, यानी गांव के बेटे की पत्नी को बहुरिया बोला जाता है। तो बहुरिया शब्द जो है कैसे है, तो वही है। बड़े भैया के मरने के बाद, यानी जैसे बड़े भैया गए, क्योंकि बड़ी बहुरिया जो उनकी पत्नी है, और जैसे ही बड़े भैया मरे तो सारा खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने, यानी रैयतों का अर्थ होता है जो रियायती हैं, शासक हैं, जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, अर्थात चार भाई थे। एक भाई, बड़े भाई की मृत्यु जैसे ही हुई, तीनों भाइयों में आपस में, क्योंकि उसी के आधार पर पूरा परिवार जो है वो बंधा हुआ था, जैसे ही वो चले गए तो उसके बाद जो है जमीन के पर दावे अलग अलग करने शुरू कर दिए। तीनों भाई गांव छोड़कर चले गए। अकेली रह गई थी बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं। ये सारी बातें जो है हरगोविंद सोच रहे हैं कि किस प्रकार बेचारी ये भली है, और इसी को सारी मुसीबतें जो है इसी पर आन पड़ी। नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? इससे पता लगता है कि बड़े भैया को 1 घंटे बीमार ही हुए थे तो मर गए थे। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी, यानी बड़े भाई के मृत्यु के बाद बड़ी बहुरिया के जो जेवर थे, अर्थात सोना चांदी के जो आभूषण थे, वो सभी भाइयों ने छीन छीन कर बंटवारा कर लिया था। ऐसा नाटक हुआ उनके जाने के बाद लीला का। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला, यानी द्रौपदी की चरण चीर हरण यानी वस्त्र हरण की जो लीला है, उसकी तरह ही हर बड़ी बहुरिया की चीर हरण लीला भी देखी है, हरगोविंद ने देखी है। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों करके बंटवारा किया था, यानी एक बनारसी साड़ी थी बड़ी बहुरिया के पास, निर्दयी भाइयों ने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए थे, अर्थात किसी काम का नहीं छोड़ा। बेचारी बड़ी बहुरिया, अर्थात जिस पर समधिया हरगोविंद को दया आ रही है। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। गांव की मोदियाइन, मोदियाइन का मतलब मोदी जाति की औरत, वो बूढ़ी औरत है और आंगन में बैठी है बड़ी बहुरिया के, और बड़बड़ा रही है, अर्थात कुछ कुछ बोले जा रही है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, बोल रही है वो, और दाम देते समय मोदिया इनकी बात कड़वी लगती है, मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि बड़ी बहुरिया ने उससे कुछ लिया होगा, खरीदा होगा सामान, और अब जो है वो मोदियाइन जो है उससे पैसे लेने आई है अपने, और उसी के लिए वो बड़बड़ा रही है कि जब उधार का सौदा ले तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मोतियाइन पैसे मांगे तो उसकी बात कड़वी लगती है, तो आज मैं दाम लेकर पैसे लेकर ही उठूंगी, यह बोल रही थी। यानी कब के, जब समधिया यानी हरगोविंद बड़ी बहुरिया की हवेली में पहुंचा तो वहां पर एक मोतियाइन भी जो है आकर बैठी थी और अपना उधार जो दिया था सामान उसके पैसे लेने के लिए आई थी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो बोली ही नहीं जब वो मोदियाइन इस प्रकार की बातें कर रही थी। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मोदियाइन आंगन में नहीं टलती, यानी अभी तक चुपचाप बैठने के लिए बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को इसलिए कहा था क्योंकि वो मोदियाइन जो है आंगन में बैठी थी और जा नहीं रही थी। बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी, वह अब चुप नहीं रह सका, और मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का एक काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
यानी मोदियान कहा कि तुमने बाकी बकाया यानी बचा हुआ बकाया वसूलने का, उधार वसूलने का, यह काबुली कायदा यानी काबुली की तरह काबुली लोग होते हैं, अफगानी लोग होते हैं, तो बड़े जिद्दी होते हैं, तो उन्होंने तुमने बड़ा सीखा है, ये खूब सीख लिया कि ऐसे इस प्रकार जो है किसी से भी बार बार कह के टोंट लगा के यानी व्यंग्यात्मक बातें कह के इस प्रकार उधार जो है कबूला जाता है, लिया जाता है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियान तमक कर खड़ी हो गई, क्रोधित होकर। चुप रह मुँह जोसे, निमोछिए। मुँह जोसे का अर्थ मुँह है जिसका छाले से पड़े हो, धब्बे से हो, और निमोछिया बिन मूछों वाला, जिसके मूछ ना हो, यानी मूछ कटा जिसको हम बोल देते हैं। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं। न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी, यानी गुलजार का मतलब खूबसूरत अच्छी दाढ़ी भी दी। काबुली आगा साहब थे, काबुली से आते थे, तो कुछ सामान उस गांव में बेचने आते थे। तो कभी मोदियान के कोई चर्चा है जिसके द्वारा मोदियान जो उसका नाम लेते ही खिंच जाती है, क्योंकि वो मोदियान के यहाँ ही आकर कपड़े बेचने के लिए बैठता था, तो इसलिए उसने ऐसी बात उसको मोदियान को कही थी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी, क्रोधित हुई मोदियान, क्योंकि काबुली के नाम से चिढ़ती है वो। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात ले खींच ले। 5 साल पहले ये बात क्या है कि जिससे मोदियान चिढ़ती थी, वही बात यहाँ पर बताई गई है कि 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था, यानी कपड़ा उधार देने के लिए गांव में आता था, और मोदियान के ओसारे यानी मेन आंगन के जो दहलीज है उसके ऊपर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता, लेकिन जब वसूली करनी होती यानी पैसे लेने होते तो जोर जुल्म के 1 का 2 वसूलता, यानी जोर जुल्म करके 1 पैसे के 2 पैसे वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी यानी पिटाई कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन यानी दुखी जो हर बात से काबुली वाले के नाम से जो है उसको दुख पहुंचता है, लाल मोदियाइन हो गई, यानी और अधिक क्रोधित हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। बादाम की एक किस्म होती है काबुली, यदि काबुली बादाम का नाम भी ले लिया जाता था तो उससे भी चिढ़ती थी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। गांव में पहले स्वांग होते थे, नाटक होते थे कोई भी बीच चौराहे पर, तो गांव में ही मंच पर जो है काबुली का ही नाटक कर दिया, और उन नाटक में वो कह रहे थे तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, मोदियाइन का से ही जो उन्होंने नाटक किया, स्वांग किया। मुल्क का अर्थ होता है हमारे देश, हमारा मीन्स हमारा। हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा, वैसे बोलते अफगानी ऐसे ही है, जो काबुली वाले होते हैं वैसे ही बोलते हैं, तो उसी लय और ताल से जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये लाइनें लिखी हैं कि हम आपको काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएंगे। मोदियान बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई, यानी ये बातें जो है गोविंद ने मोदियान के सामने रखी, जिसके कारण वो चिढ़ गई और गाली देती हुई वहां से चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो जाओगे ना, यानी तुम्हें मेरी जो विचार हैं, मेरी जो बातें हैं वो कहीं लेके जाने हैं, और आज ही लेके जानी है, बताओ जाओगे या नहीं। कहाँ जाना है, तो मेरी माँ के पास, बड़ी बहुरिया ने, ये पुत्रवधू ने ऐसा कहा। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया, यानी आंखों में पानी आया हुआ हो, उसी में डूब जाने, आंखों में डूब जाना मीन्स उसकी गहराई को, उसके दुख को जो है महसूस करना। कहिए क्या संवाद है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी, क्योंकि दुख भरा संवाद था। हरगोविंद की आंखें भी भर आई, वैसे ही उसकी आंखों में भी पानी आ गया। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को, यानी पहली बार इस तरह, लक्ष्मी का अर्थ धन भी होता है और लक्ष्मी का अर्थ शोभा भी होता है, तो बड़ी हवेली की जो शोभा है उसको पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। बड़ी बहुरिया ने कहा कि और कितना कड़ा दिल करो, माँ से कहना कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, अर्थात वो संवाद कहती है कि माँ से किस प्रकार कहना।
माँ से कह देना कि मैं भाई भाभीियों के पास रहकर उनकी नौकरी कर लूंगी और अपना पेट भर लूंगी। उनके बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, अर्थात किसी न किसी प्रकार उन बच्चों का जूठा यानी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। जो जूठा मिलेगा थाली का उसी को खा के एक कोने में, एक घर के कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। यहाँ का मतलब उस हवेली में बड़ी बहुरिया कह रही है कि अब यहाँ पर रहना मुश्किल है, अब मुझसे यहाँ नहीं रह जाएगा। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बड़ी बहुरिया ने कहा हरगोविंद से कि ये कह देना कि यदि आप मुझको यहाँ से नहीं ले जाते तो मैं किसी न किसी दिन अपने गले में घड़ा बांध लूंगी, जो मिट्टी का घड़ा होता है, और पोखरे का मतलब गांव का जोड़ या तालाब, उसके लिए पोखरा शब्द प्रयोग किया गया, तो उसमें डूब जाऊंगी। यहाँ घड़ा बांधने का मतलब है कि मैं बचना भी चाहूंगी तो मैं बच ना पाऊँ, निश्चित रूप से मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए उसने पोखरे में यानी गांव के जोहड़ या तालाब में जो है डूब मरने की बात कही है। आपको व्याख्या करनी है तब भी ऐसे ही करनी, सीधी लाइनें नहीं लिखनी है। यहाँ पर बड़ी बहुरिया ने संवदिया को कहा इस प्रकार, बड़ी बहुरिया ने संवदिया को कहा कि मैं किसी न किसी प्रकार अपने भाई भाभीियों के घर में नौकरी कर लूंगी और अपना पेट भर लूंगी, भाई भाभीियों के बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसी कैसे लाइनें नहीं उठानी होती, उसको समझाना होता है कि किस किस के बीच संवाद चल रहा है और किसने क्या कहा। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? बथुआ सब्जी होती है, हम सबको पता है कि गांव में उसकी उपलब्धता काफी होती है, सामान्य रूप से उनको मिल जाता है, कोई उसको पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि खेतों में गेहूं आदि की फसलों के साथ होता है। तो जिस आजकल तो थोड़ा सा ठीक है बदलाव हुआ है, लेकिन उस समय तो बथुआ तो ऐसा था जैसे आम घास पैदा होती है। तो किस लिए, किसके लिए, यानी किस लिए जीऊं और किसके लिए जीऊं? बड़ी बहुरिया ने कहा। हर गोविंद का रोम रोम कल्पने लगा, अर्थात रोम रोम जो है कल्पने लगने का अर्थ, अभिप्राय जो हर गोविंद जो है अंदर अंदर जो है एक प्रकार से कल्प रहा था, रो रहा था। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं, जिनको उसके बड़ी बहुरिया का कोई दर्द ही महसूस ना हो। ठीक अगहनी धान के समय यानी धान जब पक जाती है उस समय के मौसम को बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे और 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर, यानी बड़ी बहुरिया के ऊपर कर्ज हो जाएगा, बहुत सारा उधार हो जाएगा, क्योंकि उनके सेवा पाने में बहुत सारी चीजें उसको लानी पड़ेंगी दुकानों से। तो वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से, एक मन होता है 40 किलो, 2-2 मन का मतलब 80-80 किलो के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। चूड़ा जो होता है चावल का ही बनता है, जिसको चिड़वा बोलते हैं, दुकानों से मिलता है। तो वही चावल को भिगो के उसको थोड़ा सा दबा देते हैं तो वो हो जाता है, चिड़वा हो जाता है, उसको बोलते हैं चूड़ा। फिर आम के मौसम में आकर आजिर, यानी जब आम की फसल आती है, आम लग जाते हैं आम के पेड़ों पर, फिर आ जाते हैं कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। अर्थात जैसे भी आम मिले कच्चे पक्के सब उठाते हैं और बोरियों में बंद करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, फिर उलट कर कभी नहीं देखते। राक्षस ने सब हर गोविंद ये भाई भाई उसके देवर देवरानियों के विषय में ही सोच रहा था कि किस प्रकार वो करते हैं, और फिर उलट कर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब, अर्थात राक्षसों जैसा व्यवहार है सबका, अर्थात बड़ी बहुरिया की हालत क्या है इस बारे में कभी नहीं सोचते, केवल आते हैं और बड़ी बहुरिया के ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़ाकर चले जाते हैं। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से यानी एक दुपट्टे के एक सिरे से 5 रुपए का एक गंदा सा नोट निकाल कर बोली, यानी महिलाएं कई बार जो पुरानी महिलाएं थी तो अपने कपड़े के एक सिरे पर ही जो पैसे थे उसको गांठ बांध कर जो है उसको रखती थी। तो कोई 5 रुपए का एक बिल्कुल गंदा सा नोट था, मैला सा नोट था। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, यानी पूरा उसने कहा कि मेरे पास तो पूरा रास्ते का खर्च भी नहीं है, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे, अर्थात आशा है कि भैया मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ ही आ जाएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा, अर्थात कैसे न कैसे। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। हरगोविंद ने सोचा कि मैं कहा बड़ी बहुरिया से 10 बजे की गाड़ी से ही चला जाऊंगा। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप, भाव शून्य, अर्थात जिसके चेहरे से शरीर से कोई हाव भाव नहीं था, ऐसी दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही, क्योंकि वो 5 रुपए दे तो रही थी, लेकिन वो 5 रुपए देना भी नहीं चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे थे कहाँ, तो इसलिए भाव शून्य दृष्टि से उसने वापस रख लिया, अर्थात दोबारा जिद भी नहीं की कि लो नहीं लेके जाओ। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। समझिया था जो बातें बड़ी बहुरिया ने की, वो सारी बातें जैसे ही हवेली से बाहर निकला तो वो सारी बातें याद की, अर्थात संदेश वाहक। समझिया अर्थात संदेश वाहक, संदेश को भेजने वाला। हरगोविंद समझिया संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, अर्थात समझिया का क्या अभिप्राय अब यहाँ समझा। अभी यहाँ तक कहानी हमें समझ में आनी जानी चाहिए कि बड़ी बहुरिया ने अपनी बातें जो है हरगोविंद के सामने रखी, किस प्रकार वो मजबूरी बस अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और माँ से क्या कहना है, और यानी अपने भाई भाभीियों के घर नौकरी कर लूंगी, जूठन खा के कोने में पड़ी रहूंगी, ये सारी बातें जो है ये एक समझिया के माध्यम से उसकी माँ के पास उसको संवाद पहुंचाना था। तो अब हरगोविंद समझिया, यानी यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी समझिए का अर्थ समझाना चाह रहे हैं कि समझिया क्या होता है, क्या काम करता है, उसके प्रति लोगों की क्या भावना है, समझिया का काम कितना मुश्किल या आसान है, तो वो बताया गया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, अर्थात कोई भी कहे कि मैं आपकी जो है विचार, आपकी बातें जो है, आपके संवाद को मैं दूसरे तक पहुंचा दूंगा, इस सभी के बस की बात नहीं होती। आदमी भगवान के घर से समझिया बन के आता है, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि ये गुण जो है भगवान से मिलते हैं उसको संवाद के। संवाद का प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर में यानी लय ताल में और स्वर में संवाद सुनाया गया ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है, अर्थात ये आसान काम नहीं है कि जिस लय ताल में उसको संवाद सुनाया गया वैसे ही जाकर कहना। गांव के लोगों की गलत धारणा है, यानी गांव के लोगों की समझिया के प्रति क्या धारणा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो क्या धारणा है कि समझिया एक निठल्ला होता है, कामचोर होता है, पेटू आदमी ही समझिया का काम कर सकता है। पेटू का मतलब मोटा पेट वाला आदमी ही। न आगे नाथ न पीछे पगा, अर्थात जिस पर कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, ये ऐसा व्यक्ति। न आगे नाथ न पीछे पगा, वैसे नाथ होती है पशुओं के नाक से जो रस्सी डाल दी जाती है, और उसको जो है पगा का मतलब एक अच्छा लकड़ी का बांध दिया जाता था, जिसके कारण जो उसके पैरों में लगता था वो भाग नहीं सकता था, अर्थात ऐसी कोई मजबूरी समझिए के पास नहीं, अर्थात उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये कहावत है ना, आगे नाथ न पीछे पगा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे, यानी कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, और सभी के संवाद जो है प्रत्येक गांव पहुंचाता है, तो उसको क्या कहेंगे? निठल्ला ही कहेंगे ना। तो समझिए के प्रति गांव वालों की धारणा क्या है? निठल्ला व्यक्ति होता है, कामचोर होता है, पेटू आदमी, पेटू किस्म का आदमी होता है, जिसपे कोई रोक टोक नहीं होती, औरतों का गुलाम होता है, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, यानी ऐसा व्यक्ति होता है मीठी बोली सुनी और तुरंत जो उसका कहा मान लिया, ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे, यानी गांव वालों की समझिया के प्रति ये धारणा है। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया, अतः गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका संवाद कभी न कभी हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया हो, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। अब हरगोविंद की बात करें तो ऐसा समाज जो है पहली बार ले जा रहा था, इतना दुख भरा समाज जो है वो पहली बार ले जा रहा था।
गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी, क्योंकि काफी समय के बाद जो है हरगोविंद संवाद ले जा रहा है, तो पुराने दिन उसने याद किए और संवाद जो ले जाया करता था वो याद करने लगे। एक करुण गीत की भूली हुई सी कड़ी, यानी एक ऐसा रुलाने वाला गीत जिसकी कड़ी को भूल चुके थे, फिर उसके कानों के पास गूंजने लगे। अर्थात ऐसे दुख भरे संवाद की जो कड़ी है वो कानों में गूंजने लगी। एक गीत है, पैया पढ़ूं दाढ़ी धरूं, अर्थ तुम्हारे पैर पढ़ूं, तुम्हारे चरणों में सिर धरूं, दाढ़ी धरूं, ये सब प्रयोग किए गए हैं। हमारे हमारो संवाद ले ले जाहू रे समधिया, या ये गीत की लाइनें हैं कि हमारा संवाद ले जा रे समधिया, या इस प्रकार जो है या दौड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, यानी वही शब्द, किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। ये उसके संवाद की बातें हैं जो बड़ी बहुरिया ने उससे कहा था कि ऐसी ऐसी बातें कहना। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है, ही करना, एक दुख भरी आवाज में पुकारना, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं, अर्थात मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं, बथुआ साग खा के किस प्रकार जीवन जीऊं। ये इस प्रकार की बातें जो समधिया को कही थी, वो सारी की सारी बातें जो है संवाद का प्रत्येक शब्द हरगोविंद समधिया को याद आ रहा था। हरगोविंद ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहंगपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यानी हरगोविंद जी रेलगाड़ी में बैठ चुके थे और पास में बैठे हुए यात्री से पूछ लिया था, वैसे ही बातें करने के उससे, कि बिहंगपुर थाना में गाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती है, उसने पूछा था। यात्री ने मानो कूद कर चिढ़ कर कहा, थाना बिहंगपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। अच्छा, वैसे ही कहा था बातें करने के लिए, क्योंकि वो इन बातों से निकलना चाह रहा था, बार बार वो बातें उसको याद आ रही थी, तो उसका मन जो है दुखित था। तो वो अपने मन को जो है उस दुख से बाहर निकालना चाह रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति से पूछ लिया था कि थाना बिहंगपुर में गाड़ी रुकती है नहीं है। तो यात्री ने कुड़कर कहा था कि थाना बिहंगपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इसमें मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। समधिया का नाम है हरगोविंद, और किसका संवाद उसको ले जाना है, बड़ी बहुरिया का संवाद कहाँ पर ले जाना है, उसकी माँ के पास ले जाना है। हवेली कैसी थी, हवेली नौकर नौकरानियों से भरी रहती थी। ये सारी बातें जो एक बार देख लेनी है आपको। जहाँ पर नाइन परिवार, जो बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगी रहती थी, नाइन परिवार को पालती थी, ये सब बातें जो है और थी। फिर उसके जो देवर देवरानियां हैं या बड़े भाई की मृत्यु, ये सारी बातें जो है, एक एक पॉइंट आपको एक बार यहाँ तक ध्यान कर लेना है कि क्या क्या हुआ है, तो इसको समझ लेना है। आज इतना ही। बाकी आपको लेखक परिचय जो है वो पूर्ण कर लेना है और पॉइंट बना के लिखना है, संकेत बना के लिखना है। जन्म परिचय, व्यवसाय, रचनाएं, साहित्यिक परिचय, भाषा, इन सब को पॉइंट बना के, संकेत बना के जो है अच्छे से लेखक परिचय को पूर्ण करना है। और यहाँ तक एक बार इसको दोबारा से समझ लेना है, मुख्य मुख्य घटनाओं को, कि अभी तक इस कहानी में क्या क्या जो है हुआ है। ओके, समाप्त करते हैं।